शुरुआत करते हैं बेअदबी खिलाफ बिल ਲਈ बनाई सिलेक्ट कमेटी की पहली मीटिंग हुई है तो बेअदबी ते कानून बनाने ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मंथन किया गया। इस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ धार्मिक संस्थावां तो सलाह लैण की गल ते विचार वटांदरा किया गया कि यह कमेटी ਵੱਖ-ਵੱਖ धार्मिक संस्थावां तो सलाह लवेगी ਅਤੇ बिल संबंधी कानूनी माहिरां की भी राय ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰ ਆਪ, 2 ਕਾਂਗਰਸ, 1 ਭਾਜਪਾ ਤੇ 1 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ 2:30 ਵਜੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇ सकता है। धार्मिक जथेबंदियां तो भी राय ली जाएगी। क्योंकि ये आपको पता सिलेक्ट कमेटी है और सिलेक्ट कमेटी की जो मीटिंग्स होती हैं वो सीक्रेट होती हैं। हम अपनी रोज़ की कार्रवाई आपको बता नहीं सकते, लेकिन इसमें ये डिसाइड हुआ है आज जो हमने बैठ के डिसाइड किया कि क्या हम करेंगे, किस सिस्टम से करेंगे, वो हमने चीज़ें डिसाइड की हैं आज। कैसे कैसे लोगों से मिलेंगे वो डिसाइड किया आज। तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम हफ्ते में एक बार मिलें और हो सकता है फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़े, हो सकता है हम सब कमेटीज बना लें। मंगलवार 2:30 बजे, अगले मंगलवार 2:30 बजे। क्योंकि ये आपको पता सिलेक्ट कमेटी है। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਧਮਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਨੈਟ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਰਕ ਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। सूत्रों के हवाले तो खबर है कि धमकी भरियां ईमेल्स दे विच डार्क नैट का इस्तेमाल किया गया सी ते इसे करके IP एड्रैस ते होर जानकारी जुटाउण दे विच मुश्किल आ रही है। दस्सिए कि श्री दरबार साहिब नूं करीब 8 वार ईमेल्स भेजियां गईयां, धमकी भरियां ईमेल्स सी जिस दे राही धमकी दित्ती गई सी। तां हुण इह जानकारी सामने आ रही है कि जिहड़ियां धमकियां दित्तियां गईयां सी उस दे विच डार्क नैट की वरतों की गई सी। इसे करके पता नहीं लग रहा कि ये ईमेल्स कित्थों आईयां, किसने भेजियां, किस थां तो आईयां, क्योंकि जदों डार्क नैट की वरतों करते हो तो उस दा पता लाना मुश्किल हुंदा है, उसका पता नहीं लगता। इसे करके हाले तक पता नहीं लग सकिया कि ये ईमेल्स कित्थों आईयां सी, पर उस तो बाद चौकसी जरूर वरती जाए। दस दिए कि डार्क वैब है की है। डार्क वैब दरअसल इंटरनेट का एक लुकिया हुआ हिस्सा है जो आम सर्च इंजन ते नहीं खुलता। जेकर आम कोई इसनूं खोलण की कोशिश करता तो नहीं खुलता। खोलण लई स्पैशल ब्राउज़र की लोड़ हुंदी है इसके लिए, अते इस दी पहचान इस दे विच अते IP एड्रैस उस दा पता नहीं लगता, वो लुक जाता है। इस दे नाल तुहाडी पहचान जगह भी ट्रैक नहीं हो सकती अते कोई होर तुहाडी जानकारी भी नहीं देख सकता। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियां लई कीता जाता है। चोरी होए डेटा की डार्क वैब ते खरीदो फरोख्त हुंदी है अते वैबसाइट का डोमेन .com या .in नहीं हुंदा बल्कि .onion हुंदा है। तां इसे करके जिन्नियां भी अपराधक वारदातां हुंदियां ने उस दे विच डार्क वैब की वरतों की जाती है। तो हुण खबर ये मिल रही है, जानकारी ये मिल रही है कि श्री दरबार साहिब नूं जिहड़ियां ईमेल्स भेजियां जा रही सी उस दा जरिया भी डार्क वैब है। डार्क वैब ਦਾ इस्तेमाल करके डार्क नैट के राही वो ईमेल्स भेजिया गई। तो खास गल ये है कि ये ईमेल्स जिहड़ियां भेजिया गई उन्हों का IP एड्रैस पता नहीं लग रहा। तो क्योंकि डार्क वैब के पहचान का पता नहीं लगता, IP एड्रैस का पता नहीं लगता, तुहाडी जगह का पता नहीं लगता, जगह ट्रैक नहीं हो सकती।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਰਕਨੈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਥ੍ਰੈਟ ਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੈਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਹੜੇ IP ਐਡਰੈਸ ਵਰਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਰਵਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। कि मेल्स लगातार आ रही थ्रेट मेल्स, लेकिन डार्कनेट और VPN के जरिए जिसको कहीं ना कहीं ट्रेस करना भी मुश्किल होता है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे डार्कनेट और VPN होता क्या है, किस तरह से इसको ट्रेस किया जाए, क्या क्या चीजें। देखिए, जो VPN होता है यूजुअली हम इसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। ज़्यादातर यूज़र इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। कॉर्पोरेट्स में सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है कि कंपनीज अपना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना लेती हैं ताकि बाहर से कोई उसको पेनिट्रेट ना कर सके, उसमें एंटर ना कर सके। लेकिन दूसरी तरफ क्रिमिनल्स इसका फ़ायदा उठाते हैं। जहाँ पर काफ़ी सारे VPNs फ्री अवेलेबल होते हैं या कुछ पेड लेवल पे होते हैं, तो वो इसको यूटिलाइज करके कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। जैसे इस केस में वो लोग VPN यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए एक विजुअल है ये बेसिकली कैसे VPN काम करता है। अगर यूजर यहाँ पे होता है और VPN यूज कर रहा है, तो जब उसकी रिक्वेस्ट कहीं पे भी जाएगी, चाहे उसकी मेल जाए, चाहे वो वेब ब्राउजिंग कर रहा हो, तो उसका VPN का IP जाएगा, उसका अपना IP यहाँ पे नहीं जाता। यानी कि जो वो IP एड्रेस या किसी भी लैपटॉप पर बैठा है, अपने सिस्टम पर बैठा है, तो वो VPN पे जाएगा, तो VPN अपना IP एड्रेस करेगा। VPN आगे अपना IP एड्रेस भेजता है, जिससे उसका अपना जो एक्चुअल IP होता है वो हाइड हो जाता है, जिसको क्रैक करना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और डिपेंडेंसी बढ़ जाती है दूसरी एजेंसीज के ऊपर या दूसरी कंपनीज के ऊपर जो VPNs को ऑपरेट कर रही है। ये इस तरीके से काम करते हैं और क्रिमिनल्स इसका इस तरीके से सहारा लेते हैं। सर, इसका किस तरह से इसको समझा जाए, जैसे आपने समझाया कि इसको ट्रेस किस तरह से किया जाए? इसको ट्रेस करने के लिए हमें VPN को ट्रेस करना पड़ता है। VPN की जो कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं उनके पास लॉग्स अवेलेबल होते हैं, वो इसको प्रोवाइड करा सकती हैं या हेल्प कर सकती हैं इसको क्रैक करने में, प्रोवाइड कराने में। तो वहां से उनको उसका एड्रेस अवेलेबल हो सकता है। ठीक है सर, कुछ एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताएंगे। अगर आप VPN यूज कर रहे थे, जैसे अभी आप दिखा रहे थे कि VPN आपने यूज किया, अब आपने ये VPN इसको यूज किया है, अभी आपका IP एड्रेस क्या है सर? अभी IP एड्रेस कुछ और होगा, तो मैं इसको किसी भी कंट्री के VPN से बेसिकली कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं इसको फिलीपीन से कनेक्ट करूंगा तो मेरा IP जो है फिलीपीन से कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरी ईमेल जो है वो फिलीपीन के थ्रू चेंज होके आएगी, जैसे आपको ये दिखा रहा है यहाँ पे। ये बेसिकली डिटेक्ट कर रहा है मेरा टाइम जोन जो कोलालमपुर सिंगापुर है, यानी कि जो फिलीपींस में चल रहा है। यानी कि आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, वहां से ये यस चेंज हो जाएगा। जो पेड VPN है, जैसे हमारा है, जिसे हम यूज करते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस देता है, आपके लॉग मैनेज करता है और एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के थ्रू हम इसको ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो फ्री VPN है वो इतनी ऑप्शंस नहीं देते, उनके पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस होती है। ओके, यानी कि सर ये ट्रेसेबल वैसे है, अगर हम जी हाँ, ट्रेसेबल होता है। एफर्ट्स थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, मल्टी लेयर जो है इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, क्योंकि हमें एज इट इज वो सिंपली हमें IP नहीं मिलता जितना नॉर्मली मिल जाता है। एक डार्कनेट की भी बात की और आपने एक दूसरा वो दिखाया, वो किस तरह से मुश्किल होता है? डार्कनेट जो है VPN से काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, मल्टीपल नोड्स होते हैं जिनके थ्रू ये ऑपरेट होता है। राइट, इसमें मल्टीपल नोड्स के थ्रू डेटा ट्रेवल करता है, जो इसमें हमें ओरिजिनल नोड को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस नोड पे अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट हो सकता है 4th, 5th या 10th नोड से बाहर निकले। तो इस तरीके से आपका डार्कनेट यूजुअली ऑपरेट करता है, यानी कि वो फैल जाता है। एक सिंपल शब्दों में कहें तो मल्टीपल लोगों से होके जाता है, मल्टीपल चैनल के थ्रू ऑपरेट होता है। मान लीजिए मैंने आपको मैसेज दिया, आपने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया और लास्ट में किसी और ने बताया, यानी कि मल्टीपल में ये बीच में जो मल्टीपल लोग आ गए तो यही नहीं पता कि मैसेज एक्चुअली भेजा किसने था और डिलीवर किसने किया।